स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव और दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये डेट है 14 दिसंबर 2020। सामान्य अध्ययन में लेके आता हूँ, आपको पता है अच्छे से। और आपको बता दूं, अगर दिल्ली पुलिस में चयनित होना है तो बिना जीएस के आप चयनित नहीं हो सकते, क्योंकि 50 नंबर की जीएस है और अच्छी मेरिट जाती है 70+। और 70+ मेरिट जाएगी तो 50 नंबर का जीएस और 10 नंबर कंप्यूटर, मतलब 60 नंबर। और अगर 70+ जाना है तो आपको जीएस के बिना नहीं, और अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला आती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। आज का सेट है दिल्ली पुलिस 2020 14 दिसंबर सामान्य अध्ययन। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, 2019 में निम्नलिखित में से 2019 में निम्नलिखित में से किसकी 550वीं जयंती मनाई गई। प्रश्न क्या है, किसकी 550वीं जयंती मनाई गई? गुरु तेग बहादुर की, गुरु रामदास की, गुरु नानक की, गुरु रविदास की, संत रविदास की। अब एक बात बहुत प्यार से बताओ बेटा, अगर जयंती पूछ रहा है तो तुमको इन चारों की जन्म तारीख पता होनी चाहिए या वर्ष पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए श्योर। तो यह देखो, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु नानक और गुरु रविदास। तो आपको बता दूं, गुरु नानक सिखों की परंपरा के क्या थे? सिखों की परंपरा के शुरुआत करने वाले हैं। और इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल को। कब हुआ था? 15 अप्रैल को। अब बताओ, डेट तो बता दिया तुमको। क्या डेट बताने से 550वीं जयंती निकल पाएगी? कभी नहीं निकल पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? हमको करना पड़ेगा इनका वर्ष। तो भैया, इनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान। अभी कहाँ है? पाकिस्तान के तलवंडी में। कहाँ पे? तलवंडी में। ननकाना साहब गुरुद्वारा वहीं पे है, जहाँ पे जाने के लिए लोगों के प्रॉब्लम, भारत सरकार और पाकिस्तान की लगातार बातचीत चलती रहती है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को। अब 1469 और पूछ कब रहा है? 2019। तो आप जब 2019 से 1469 घटा देंगे तो मेरे प्यारे बेटा क्या आ जाएगी? आपकी आ जाएगी 550। तो 550वीं जयंती किसकी थी? गुरु नानक देव की थी। किसकी थी मेरे भैया? गुरु नानक देव की थी। और भी जो लोग हैं, जैसे और भी जो लोग हैं, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 बेटा क्या माना जाता है? 1621 माना जाता है। और गुरु रामदास की 1534 है। 1534 है डेट ऑफ बर्थ, मतलब ईयर्स। और गुरु रविदास की जो है भैया, रविदास का जो जन्म का है वो क्या है आप जानते हैं? रविदास किस परंपरा के हैं? 1374 माना जाता है। 1374 माना जाता है। तो अब यहाँ पे 550वीं किसकी पूरी हुई? 550वीं पूरी हुई किसकी? गुरु नानक की। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना डाट में की गई थी। अब मेरे भाई, जनसंख्या की जनगणना नहीं, आर्थिक जनगणना। ये क्या चीज है? आर्थिक जनगणना क्या होती है? जैसे अगर हमको तुमको बताना हो कि सर आर्थिक जनगणना क्या होती है, तो आपको बता दें 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने आर्थिक जनगणना प्रारंभ किया था। भारत की सीमा के अंदर सभी प्रतिष्ठानों का विवरण या उनका पूरा डाटा ही क्या कहलाता है? कौन सा? आर्थिक जनगणना। तो सबसे पहली बार कब हुआ था? 1977 में। कौन करवाता है ये जनगणना? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करवाता है। कितनी बार हुआ है? तो बेटा 1977 में पहली बार हुआ,
1977 के बाद 1980 में दूसरी बार हुआ। तो पहली बार 1977, दूसरी बार 1980, तीसरी बार आपका 1990 में हुआ। 3 कंप्लीट हुआ, लेकिन वर्तमान में 7वां चल रहा है। चौथी बार आपका 1998 में हुआ। चौथी बार आर्थिक जनगणना कब हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5वीं बार आपका 2005 में हुआ। 5वीं बार आपका कब हुआ? 2005 में। 2013 में आपका 6वीं बार हुआ था, और 2019-20 में आपका, ये क्वेश्चन बेटा अब की बार बन सकता है कि 7वीं बार कब हुआ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। 7वीं बार कब हुआ? 2019 और 20 के समय। कौन सी जनगणना? आर्थिक जनगणना। क्या जनगणना होती है? देश की सीमा के अंदर सभी प्रतिष्ठानों की जनगणना होती है। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। अगला प्रश्न है बेटा, एक एनके सिंह भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बेटा वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह कौन से हैं? हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? एनके सिंह हैं। वित्त आयोगों के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अगर ये प्रश्न मेरे भाई आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? वित्त आयोगों के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। तो एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब इसलिए करना है कि हमको आने वाले एग्जाम के लिए फुल तैयार रहना। बताओ जल्दी से, कितना है? 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। ये कौन सी आर्टिकल में वित्त आयोग है? इतना कमेंट करके तो हमें जरूर बताना। और अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई, देखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, अब थोड़ा सा राजनीतिक माहौल जितने लड़कों का होगा और जो पूर्वी भारत के पूर्व क्षेत्र में होंगे वो जरूर इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। क्या कहते हैं इसे? लोजपा। लोजपा एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, मतलब एक राज्य की पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पूछ रहा है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में क्या है? सपा। यूपी में क्या है? बसपा। अब इनका जो चुनावी आधार कहाँ है? ऐसा तो वही राजस्थान में सपा का बहुत वोट है, नहीं है ना? वहां पर दूसरी जनजाति है, जातिवादी जो पार्टी है। उसी प्रकार लोजपा। आप एक नेता का नाम सुने होंगे जिनके साथ 3-4 बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड थे। पहला रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा जीत के आने वाले। दूसरा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा समय भारत में आजाद भारत के बाद मंत्री बने रहने वाले। कौन थे वो? रामविलास पासवान। कहाँ के थे वो? बिहार के। उनकी एक पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, और उनकी जब डेथ हुई तो इस समय उस पार्टी का अध्यक्ष उनका बेटा कौन? चिराग पासवान है। और इनका मुख्य वोट कहाँ पे है? इनका मुख्य वोट बिहार में है। जैसे तुमसे पूछ ले शिवसेना, शिवसेना, तो शिवसेना का कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब भाजपा का गुजरात में क्या है? गुजरात में बहुत दिनों से भाजपा है, बहुत बड़ी कोई छोटी पार्टी का गठबंधन, राष्ट्रीय पार्टी है। और एमपी में अगले कम से कम 3 सत्र से भाजपा का शासन है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे किसी बहुत बड़ी ऐसी जो बहुत बड़ी जनजाति वाली क्षेत्रीय पार्टी उनका उदय नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या? शिवसेना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3-4 छोटी पार्टी है। यूपी में क्या है? सपा है, बसपा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? लैटेराइट मृदा बेटा वह मिट्टी जो ढाल पे हो, ढाल पे, पहाड़ी ढाल पे, मैदानी ढाल पे, जिसपे जब बारिश होता है, बारिश, अगर कोई मिट्टी का मैदान है और उस पे बारिश हो रहा है तो उस मिट्टी से इसमें से क्या बह के निकल जाएगा? अब इसमें ये भी भारी पदार्थ है, मिट्टी में मिला रहेगा, ये भी भारी, ये भी, लेकिन सिलिका और अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करेगा? बह के निकल जाएगा। तो क्या बह के निकल जाएगा? सिलिका बह के निकल जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा, पानी में घुलेगा, बह जाएगा।
किससे? लेटेराइट मृदा से। तो सिलिका अपने आप क्या करता है भैया? बह जाता है। अब इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? इसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड बैठ जाता है, और जिसके कारण मिट्टियां ललछौ भैया दिखाई देगी लाल कलर में। अभी मत मंगल वाली कहना, वहां भी यही आयरन ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ भी आयरन ऑक्साइड लाल दिखाई पड़ती है, और ढालों पे होती है, ढालों पे। भारत में कहा? पूर्वी घाटी पर्वत, जैसे कौन कौन से राज्य? केरला, तमिलनाडु, आधा झारखंड, ये जो एरिया है कौन सी? लेटेराइट मिट्टी की है। प्रायद्वीपीय भारत, जहां पे सबसे अच्छी खेती किसकी होती है? या इस मिट्टी में सबसे अच्छी खेती क्या हो जाएगी? काजू, कॉफी, चाय, सिलकोना, इनकी खेती सबसे अच्छी। रबर की खेती सबसे अच्छी होगी, ठीक है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल, तमिलनाडु, और क्या हो जाएगा? कर्नाटक, यहां पाई जाएगी। इसमें खेती सबसे बेहतर क्या होगी? काजू, रबर, चाय, कॉफी, ठीक, सिलिकोना, मसाले आदि की खेती होती है। अगला प्रश्न क्या है भैया? आइए देखते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति का मतलब समझे हो कि नहीं? मार्केट में पैसा बहुत हो लेकिन महंगाई भी बहुत ज्यादा हो, पैसा की मात्रा मार्केट में बढ़ जाए, क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति पैसा की मात्रा बढ़ जाए, लेकिन इससे मंदी का क्या मतलब? जनित मंदी, जब मार्केट में पैसा की मात्रा बहुत हो लेकिन बेरोजगारी बहुत हो, सारे विकास अवरुद्ध हो, कोई कार्य ना हो रहा हो, आप एक बोरी रुपया नहीं लेके जाओ घर से, 5 केजी टमाटर लेके आओ। बातों को समझे, सामानों की कीमत बहुत महंगी हो, रुपए की वैल्यू डाउन हो जाए, विकास कोई ना हो, राज्यों में देश में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पे हो, इसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या ऐसा है? अवरुद्ध विकास और गिरती हुई मुद्रास्फीति, गलत हो गया पहले। अवरुद्ध उत्पादकता, कोई मतलब नहीं। अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, यह एक ऐसी दशा है जब आरबीआई और सरकार दोनों के द्वारा मुद्रा का निर्गमन कर दिया जाता है, मार्केट में मुद्रा बढ़ जाती है लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बहुत चरम पे होती है। इसे कहते हैं अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न भैया, प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी, ये क्वेश्चन एक दो बार ऐसे आया है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार या भारत आने वाला साहित्यकार या भारत आने वाला विद्वान कौन है? तो ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत। कौन? अल-बरूनी कि मुख्य रूप से किसके साथ आया था? आया किसके साथ था? आया था महमूद गजनवी के साथ। अब तुम खुद बताओ, महमूद गजनवी की टाइमिंग क्या है? 1000 भारत में आने की 1000, अंतिम आक्रमण 1025, 1025-26 किस पे हुआ था? 1025-26 में अफगानों पे। 1030 में ही मर गया। तो अगर अब 1000 में आया होगा तो पैदा तो भैया 20, 25, 30 साल पहले हुए रहे होंगे अल-बरूनी भी और महमूद गजनवी भी। तो भैया कहा जाता है कि अल-बरूनी का जन्म 973 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में जगह है ख्वारिज्म में हुआ था इनका जन्म। ये किसके जानकार थे? ये अरबी के जानकार थे। किस भाषा के थे? अरबी के जानकार, अरबी के राइटर थे। और इन्होंने भारत के लिए किताब लिखी 1030 में, किताबुल हिंद। अगर अब इसका तुमसे हिंदी में मतलब कौन मास्टर से पूछ लो तो नहीं बता पाएगा। खूब बताया तुमको किताबुल हिंद। हिंदी में क्या कहता है? भारत के दिन। अगर एक क्वेश्चन हिंदी में कल आ जाए कि अल-बरूनी की पुस्तक का हिंदी भाषा में क्या नाम था, कोई नहीं बताएगा तुमको। तो क्या नाम था इसका? भारत के दिन। किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी की। किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी की। आगे बढ़ो, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF
GF CF, तुम्हारा वाला GF नहीं यार, तुम अपने ले जाते हो, कि पूर्ण रूप से निम्नलिखित में से कौन सा है। GF CF का फुल फॉर्म पूछ रहा है भैया, किसका, GF का CF का। अब देखिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पहला ऑप्शन क्या दिया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा, जनरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फंक्शन, गलत। गुड्स फ्रेट कार्टेज एंड फार्मिंग, गलत। ग्रास पिक्सल कोर फंड, गलत। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आप इसको जरूर हिंदी में पढ़े होंगे, जो हिंदी भाषी बच्चे होंगे। सकल अस्थाई पूंजी का निर्माण, सकल अस्थाई पूंजी का निर्माण। देखो यार, हमारी अंग्रेजी इतनी गंदी है कि हमको कभी कभी खुद ही नहीं समझ में आता कि हमारी किस्मत ज्यादा खराब है कि अंग्रेजी। इसके लिए भाई चिंता मत करो, अंग्रेजी में हम बहुत हमारी कमजोर है, हम खुद नहीं समझ पाते ज्यादा खराब हमारी कौन, दोनों बहुत खराब है। तो भैया देखिए, इसीलिए हम पहले हिंदी वाला तुमको हर बार बता देते हैं, और यूपी वाले हैं यार तो थोड़ा सा दिक्कत है, हिंदी भाषी लोग हैं, ठीक। इस समय देश का नाम बदला जा रहा है, हम तो मोदी जी से कहेंगे कि अंग्रेजी हटा दो यार, फिर रिपोर्ट तुमको बर्बादी के नाम पे दे देंगे। यूपीएससी से सभी एग्जाम से गुलामी के प्रतीक को हटा ही दो, अंग्रेजी ही फाइनल हटा दो, कचकच पूरे देश का खत्म। सब जगह हिंदी कर दीजिए, अपनी क्षेत्रीय भाषा कर दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी से विकास तो होना नहीं है, काम तो क्षेत्रीय भाषा में ही होगा। और यही काम किसने किया था, यही काम तो ब्रिटिश ने भी किया था, यही काम तो ब्रिटिश ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी जो खोला था, बड़े बड़े संस्थान, उसमें अपने अधिकारियों को क्षेत्रीय भाषा सिखा रहा था, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो आप जब लोकल में काम कर जाएंगे, क्षेत्रीय भाषा लेके जाएंगे ना, और हम हिंदी भाषियों के दिल लौट आएंगे, सारे काम हिंदी में होने लगेंगे। तो और सब लोग मांग कर धरना बैठ जाइए कि हिंदी अंग्रेज इंडिया भी हटाइए, ठीक है, ये नाम सब जगह भारत डाल दीजिए और अंग्रेजी भी हटा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, वीर शैव परंपरा। अगर हम तुमको डायरेक्ट वीर शैव परंपरा लिख देंगे तो तुम इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो इस नाम से। अब तुम अगर न्यूज में बेटा थोड़े से अपडेट रहते हो, थोड़े से, एक बड़ा फेमस आंदोलन था किस राज्य में, कर्नाटक में। कर्नाटक एक बहुत फेमस, अभी 1.5-2 साल पहले आंदोलन था लिंगायत समुदाय का। लिंगायत, कौन सा, लिंगायत। लिंगायत का एक बड़ा फेमस आंदोलन था बेटा। जो लिंगायत है उसी का दूसरा नाम क्या है, वीर शैव। लिंगायत परंपरा का, लिंगायत समुदाय का ही दूसरा नाम है वीर शैव का उदय वर्तमान में 12वीं शताब्दी में। अब जानते हो कर्नाटक में एक राजा हुआ करते थे, कर्नाटक में एक राजा थे विजयल। कर्नाटक के एक राजा थे विजयल, और इनका जो मंत्री था बसवेश्वर ने, कहेंगे बसवेश्वर लिख के आता है, इसी बसवेश्वर ने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का क्या किया था, स्थापना। इसी को क्या कहा जाता है, लिंगायत समुदाय का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक। कहां पे, कर्नाटक में। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान मतलब महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ। अब अभी हाल में कोई पेपर हुआ था आपका शायद, और उसमें ये क्वेश्चन था, बच्चे बड़ा गलत करके आए थे। गलत करके क्या आए थे, जैसे इनका जो जन्म है वो कब हुआ है, 540 में। अब बच्चे तुरंत लगा दिए 5वीं शताब्दी, 5 लबर कर देते हैं बच्चे। यहाँ पे नहीं करना है गलती, क्यों, देखो जैसे ध्यान से, 0 से शुरू हुआ, 1 से 100, कौन सी शताब्दी, पहली शताब्दी। फिर 100 से आगे बढ़ा 200, दूसरी शताब्दी। 200 से 300, तीसरी शताब्दी। 300 से 400, चौथी शताब्दी। 400 से 500, 5वीं शताब्दी। इसमें है जन्म, नहीं है। अब 500 से 600, 6वीं शताब्दी। तो आंसर बता दो, यही तो समझना है तुमको। अब महावीर को किसी को भी पूछे तो आपको तुरंत उठा कर रख देना है, ठीक। छठ बना के अगला, अब आगे आ जाओ।
भारत के ताम्र पाषाण कालिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा स्थल ताम्र पाषाण कालीन? ताम्र पाषाण कालीन स्थल। ताम्र पाषाण काल का समय क्या है? 4000 से 2500 BC। किसका समय है? ताम्र पाषाण काल का। अब इस स्थान के नाम दिया है अंतजी खेड़ा राजस्थान, सही है कि गलत? रंगपुर गुजरात, सही है। चिरांद बिहार, सही है। आहार राजस्थान, सही है। चिरांद से पिघले हुए तांबे का ढेर मिला था, आहार से तांबा मिला है, रंगपुर से। अंतजी खेड़ा से साक्ष्य मिला है, लेकिन अंतजी खेड़ा यूपी के एटा में है, यूपी के एटा में है, राजस्थान में अंतजी खेड़ा नहीं है। इसकी खोज 1961-62 के दौरान 1961 या 62 के दौरान किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और आपको बता दें, एक फेमस क्वेश्चन इनके नाम पे आता है, ये भारतीय पुरातत्व के जनक थे कनिंघम। एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं समझा? तो अलेक्जेंडर। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रारंभ में अल्प समय के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करके छोड़ दिया? तो अलेक्जेंडर। हड़प्पा गए, वहां से एक सिक्का पाए, खुदाई में एक सिक्का लिया, उसके बाद सभ्यता को छोड़ के आगे बढ़ गए। बाद में इस सभ्यता के डायरेक्टर कौन बने? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल फेमस हो गए। ठीक, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? अब अकबर का नाम तो तुम्हें बेटा पता ही होगा। चलो अकबर का बचपन का नाम पहले कमेंट करके बताओ तो। अकबर के बचपन का नाम था बेटा बदरुद्दीन। क्या नाम था? बदरुद्दीन। और जब पंजाब के कालानौर में, बात को समझे, बैरम खान इनका राज्याभिषेक करवाया तो अकबर का नाम रखा जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह। क्या नाम रखा? जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह। अब अकबर जब कालानौर से दिल्ली की गद्दी या आगरा में उस समय गद्दी थी, जब आगरा आने लगे तो आगरा पे हुमायूं के मरने के बाद हेमचंद हेमू का कब्जा था। और हेमचंद हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध कौन कर रहा था? बैरम कर रहे थे, अकबर को गद्दी पे बैठा लिया था। बात को समझे ना तुम। अब यहाँ पे क्या हुआ? हेमू की हत्या हुई। किसकी हत्या हुई? हेमू की। और अकबर गद्दी पाए। और अकबर गद्दी पाने के बाद मुगल बादशाहों में सबसे अनपढ़ व्यक्ति थे अकबर। और इन्होंने क्या किया बेटा? अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया, क्या पूछा है भैया? जजिया। 1564 में जजिया, 1563 में तीर्थ यात्रा, और 1562 में दास प्रथा को खत्म कर दिया। दास प्रथा को खत्म कर दिया। उसके बाद जो है क्या खत्म कर दिया? तीर्थ खत्म कर दिया, जजिया खत्म कर दिया। तो दिल्ली की जनता इतनी खुश हो गई अकबर से कि इसने जलालुद्दीन मोहम्मद को अल्लाह के जो आप अल्लाह का वो अदा करते हैं, उसमें जो अकबर का नाम होता है, अकबर इनकी उपाधि, जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह अकबर की उपाधि इनको दे दी। तो कब किया इन्होंने? 1563 में। कौन सा का खत्म किया? तीर्थ यात्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ जजिया आ जाए तो 1564, अगला क्वेश्चन यहाँ दास प्रथा आ जाए तो 1562। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे अगर दिल्ली पुलिस बीट करना है तो अर्थव्यवस्था और इतिहास को पकड़ लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी के। देखो, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? अब आपको पता है जो चीजें जमीन से या प्राथमिक रूप से पैदा की जाएंगी वो इसका भाग है। अब रेलवे कैसे करोगे? रेलवे पैदा करोगे जमीन से, गाय से, भैंस से? नहीं ना। तो रेलवे प्राथमिक, डेयरी, दूध पालन, खनन, कोयला, वानिकी, जंगल, लकड़ी, फल। लेकिन रेलवे प्राथमिक क्षेत्र का भाग बेटा नहीं होगा। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? बराक। नाम सुने हो बराक का कि नहीं सुने? पहली बार सुनो, सही सही बताना। सुने हो? अभी बड़ा विवाद हो रहा था मणिपुर में, बताइए।
मणिपुर में एक नदी निकलती है, मणिपुर के लाईकोट पहाड़ियों से, लाईकोट नामक पहाड़ियों से, लाईकोट एक नदी निकलती है बेटा, बराक। कौन नदी निकलती है? बराक नदी निकलती है। ठीक, जब वो अब मणिपुर से असम पहुंचती है, ये नदी असम पहुंचती है, तो असम में एक बहुत फेमस जिला है सिलचर। कौन सा जिला है? सिलचर। सिलचर में ये दो भागों में बंट जाती है। सिलचर में कितने भागों में बंट जाती है? दो। सिलचर में यह दो भागों में बंट जाती है। कौन सी नदी? बराक। तो सिलचर के बगल बहते हुए जब ये दो भागों में बंटती है तो एक का नाम हो जाता है सुरमा, एक का नाम क्या हो जाता है? सुरमा, और दूसरे का नाम हो जाता है कालिनी। दूसरे का नाम हो जाता है मेरे प्यारे भाई कालिनी। तो यहाँ पे क्या लिखे? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पे है? तो असम का सिलचर बराक के बाएं है। असम का सिलचर बेटा क्या है? बराक नदी के बाएं स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला प्रश्न है इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, सिर्फ एक लाइन, ग्राम पंचायतों का गठन 10 बार पढ़ाया। देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद डाट के अनुसार राज्य, देखो यही से क्वेश्चन शुरू है, ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगी। तुरंत जवाब हो गया अनुच्छेद 40। फिर तुमको कंफ्यूज कर रहा है, और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तुम्हें इतना बता देना, यहीं पे जवाब तुम्हारा मिल गया। संगठित करने के लिए राज्य क्या करेगा? आर्टिकल 40 कर देगा, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी लीवरेज अनुपात में कटौती करने पर, कटौती करने का अर्थ है कि बैंक समान क्या है? यहाँ पे कुछ भरना है। बैंक डाट पूंजी आधार पर उधार दे सकती है। समान किसमें? समान पूंजी आधार पर अधिक लोन दे सकती है। जब किसमें कटौती हो जाएगी? ब्याज के दरों में कटौती होगी, तो पूंजी आधार पे अधिक उधार दे सकते हैं। कौन दे सकता है? बैंक दे सकते हैं। समान और अधिक। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। पट्टाभी सीतारामैया नहीं थे। अगला, तवा बांध। कौन सा बांध बेटा? तवा बांध। तवा बांध किस नदी पर, किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है किस नदी पे स्थित है, या तवा किसकी सहायक नदी है? तो मेरे प्यारे भाई एमपी में पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? महादेव की पहाड़ियां हैं। महादेव की पहाड़ियां से एक नदी निकलती है, तवा। कौन सी नदी निकलती है? तवा नदी निकलती है। और ये जो तवा नदी आपकी निकलती है बेटा महादेव की पहाड़ियों से, ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है मेरे भैया, नर्मदा की सहायक नदी है। और इस नदी पे जो है ये निकलती कहाँ से है? एमपी के महादेव की पहाड़ियां। किस जिले से? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से। और इसी नदी पे तवा बांध बनाया गया है। किस राज्य में बनाया जाएगा? एमपी में। क्या बनाया गया है? तवा बांध बनाया गया है। अगला, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नवोन्नत वर्ग मापदंड लागू हुआ है? अगस्त 2020 के अनुसार ओबीसी के लिए 8 लाख रुपए तक, 8 लाख तक क्या लागू किया गया है? नवोन्नत वर्ग मापदंड लागू किया गया है 2020 के अनुसार। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? अब आपको पता है कि जब भारत में ठंडी, हल्की ठंडी शुरू होगी,
तो सबसे ज्यादा साइबेरिया के पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षी सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं आपको बताना है। यहाँ पे किस उद्यान में? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, कहाँ पे स्थित, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। राजस्थान में, हिमाचल में, पंजाब में या हरियाणा में? तो आपको बता दें हरियाणा के गुड़गांव जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, हरियाणा के। और यहाँ पे प्रवासी साइबेरियन पक्षी सबसे ज्यादा आते हैं, जिसके लिए सबसे प्रसिद्ध है मेरे भैया। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियों या हिस्सेदारी बेचना, सरकार द्वारा, एक सेकंड भैया, क्या लिखा है, किसके द्वारा? सरकार द्वारा। सरकार द्वारा कोई सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनी उद्यमों में अपनी संपत्ति, अपनी क्या संपत्ति या हिस्सेदारी बेचना। किसी में सरकार क्या करे, शेयर, कोई गवर्नमेंट कंपनी उसको आधा कुछ शेयर जारी कर दे, बेचना। और तरलीकृत करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अब अगर आपको गवर्नमेंट किसी चलती हुई कंपनी में कुछ शेयर बेच रही है, किसी का पैसा, शेयर बेचने का मतलब पैसे का निवेश, शेयर बेचने का मतलब पैसे का निवेश, तो क्या कहलाएगा? अब तुम खुद देख के बता दोगे, हमको लगता है जवाब विनिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? विनिवेश कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा स्थित है। जानते हो इनको कि नहीं जानते हो? इत्माद-उद-दौला को जानते हो कि नहीं, पहले ही बताओ तो। ये सबसे पहला आदमी पत्नी प्रेमी था। कौन? जहांगीर। इतना प्रेमी था कि अपने बाप का मकबरा बहुत मेंटेन नहीं करवाया, लेकिन पत्नी का मकबरा, पत्नी के बाप का सबसे तगड़ा मकबरा बना। कौन? इत्माद-उद-दौला का मकबरा। किसने, किसका था ये? अब जहांगीर की बेगम थी, कौन थी? नूर जहां। नूर जहां, लाइट ऑफ वर्ल्ड जिनकी उपाधि थी। उपाधि तगड़ी देखो, लाइट ऑफ वर्ल्ड। नूर जहां, नूर का मतलब क्या है? चांदनी। नूर का मतलब चांदनी, ठीक है। इनके पिता का नाम था गयास बेग। किसके पिता का नाम था? गयास बेग। नूर जहां के पिता का नाम था गयास बेग। और गयास बेग का मकबरा नूर जहां ने आगरा के निकट बनवाया। आगरा के आस में बनवाया, आगरा में मेन शहर में नहीं, लेकिन है आगरा में बनवाया। और ये मकबरा शैली में पहला मकबरा है जो पूरा सफेद संगमरमर से बना है। कोई टाइल्स में कोनो कमी नहीं है भाई, एकदम फुल मेंटेन। ठीक, समझ गए ना कि किसका मकबरा है? नूर जहां के पिता का। किसने बनवाया? नूर जहां ने। सफेद संगमरमर से बना पहला मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, संविधान है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368, 368 मतलब संविधान का संशोधन, 68 के दायरे से बाहर, 68 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संविधान संशोधन में मैंने तुमको व्यवस्थित प्रक्रिया दी है बेटा, कि क्या सामान्य संशोधन है, क्या 368 का संशोधन है। ऑप्शन देखो, मौलिक अधिकार गलती सामान्य संशोधन से नहीं किया जा सकता, छोड़ दो। राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया, ये तो संवैधानिक, इसमें तुम क्या करोगे? चेंज करोगे, सब 368 में जाएगा। 7वीं अनुसूची में कोई, हाँ, आधिकारिक भाषा के प्रयोग की तुम क्या कैसे कर सकते हो? तुम कर सकते हो साधारण बहुमत द्वारा इसको बदल सकते हो। अगला, अलकनंदा और पिंजाल नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न क्या है बेटा? अलकनंदा। अब आपको बता दे, ये टॉपिक है उत्तराखंड में एक शब्द आता है पंचप्रयाग। क्या टॉपिक आता है? पंचप्रयाग का आता है। तो आइए देखते एक एक पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं मेरे प्यारे भाई। बद्रीनाथ आपका जो है हिमालय पर्वत की श्रृंखला पे है। बद्रीनाथ पूर्व में है, उसके बाद केदारनाथ है, उसके बाद गंगोत्री है, उसके बाद यमुनोत्री, हिमालय श्रृंखला पे ये सब है। और उत्तराखंड के सबसे पूर्वी जिलों में एक जिला आता है चमोली, जहां भी सबसे लास्ट टाइम 2021 में एक बांध बन रहा था, बांध टूट गया था। तो चमोली से एक नदी निकलती है भैया, धौली गंगा।
कौन निकलती है? धौली गंगा निकलती है। और बद्रीनाथ के ग्लेशियर के बगल से अलकनंदा निकलती है। कौन निकलती है? अलकनंदा। ये दोनों नदी जिस जगह पे मिलती है उस जगह को बेटा विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अब आपको बता दें नदी का गेम क्या है। अगर कोनो नदी बहुत चौड़ी बहुत गहरी है और उसमें कोई पतली नदी आके मिल गई, उनके मिलने के बाद अब जब दो नदियां आगे बढ़ेंगी तो जो चौड़ी और गहरी नदी होगी उसी के नाम से नदी जानी जाएगी। अगर दो नदियां बराबर मिल गई, जैसे मिल गई, अब जब आगे बढ़ेंगी तो वहां पे तीसरी नदी का नाम से कोई नया नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे अलकनंदा सबसे गहरी और सबसे बड़ी थी, तो विष्णु प्रयाग के बाद आगे बढ़ा। कौन आगे बढ़ा? अलकनंदा आगे बढ़ी। फिर अलकनंदा आगे आई तो यहाँ पे नंदाकिनी एक नदी आई। कहाँ पे मिली? नंद प्रयाग पे। अलकनंदा की वही कहानी बहुत बड़ी है। इसमें कौन आके मिला? नंदाकिनी नंद प्रयाग पे। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी और यहाँ पे कर्ण प्रयाग आया, पिंडार नामक नदी। यही प्रश्न आपका आया है। तो इसमें से अभी तो एक प्रश्न आया है, लेकिन पांचों में से कोई भी आ सकता है। पिंडार आई तो पिंडार कहाँ पे आके मिली? कर्ण प्रयाग पे। फिर यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ी, फिर केदारनाथ के बगल से एक नदी आई। कौन सी? मंदाकिनी। ध्यान रखना, नंदाकिनी और मंदाकिनी। एक दूसरी बात को समझ लेना कि जो मंदाकिनी नदी है इसके दाहिने तट से मिलती है और नंदाकिनी बाएं तट से मिलती है। तो ये अलकनंदा में रुद्र प्रयाग पे मिली। कहाँ मिली बेटा? रुद्र प्रयाग पे मिली। और फिर अलकनंदा आगे बढ़ी तुम्हारी, और अलकनंदा जितनी गहराई बराबर थी उतनी एक नदी आ गई गंगोत्री। उतनी एक कौन आ गई? गंगोत्री आ गई। तो यहाँ पे गंगोत्री से कौन आ गया? भागीरथी। यहीं पे कौन? भागीरथी तपस्या करके भागीरथी ले आई, जिसे उत्तराखंड में वास्तविक गंगा कहते हैं। वास्तविक गंगा कौन सी नदी है? भागीरथी। और जब यहाँ पे मिल गई देवप्रयाग में तो दोनों बराबर गहराई की नदियां थी, तो यहाँ पे क्या बना? गंगा नदी बनी। कौन बनी? गंगा। और जब हरिद्वार में गंगा बेटा पहुंची, कहाँ पहुंची? हरिद्वार में। तो पहली बार पहाड़ी से जमीन पे बहना कहाँ से शुरू की? हरिद्वार से। तो इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए आराम से आप। इसका जवाब क्या हो गया? किसका किसका पूछ रहा है? अलकनंदा पिंडार का तो बेटा कर्ण प्रयाग पे। इसका सबका जवाब अब तुम दे सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक हैं दांते। भैया द डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? द डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं। इसमें समाज व्यवस्था की बात कही गई है जो इतावली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? इतावली भाषा में लिखा गया है। दो अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था संबंधित है। अब आपको पता है मुगल काल में अकबर ने एक व्यवस्था शुरू किया था। कौन सा व्यवस्था? मनसबदारी। मनसबदारी में एक व्यवस्था थी दो अस्पा, दूसरी व्यवस्था थी सिंह अस्पा। जो लोग एक घोड़े रखते थे, जो मनसबदार एक घोड़े रखते थे, उनके लिए जो मनसब निर्धारित था वो दो अस्पा कहलाता था। लेकिन जो दो घोड़े रखते थे उनके जो मनसब निर्धारित था वो सिंह अस्पा कहलाता था। तो ये किससे संबंधित है? मनसबदारी से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है भैया, निम्नलिखित विकल्पों में उल्लेखित हिमालय की चोटियों में कौन सी चोटी शेष तीनों की अपेक्षा सुदूर पूरब में स्थित है? कहाँ स्थित है? सुदूर। अब यहाँ पे देखो चार चोटियों का नाम दिया गया है। केटू, गाडविनस्टीन, त्रिशूल, नंगा पर्वत के बगल उत्तराखंड में, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। नेपाल, सिक्किम, उत्तराखंड। और अगर अब तुम ऐसे पता हो तुमको तो ये आपका कहाँ? लद्दाख में है। ये आपका कहाँ? उत्तराखंड में है। कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है और कंचनजंगा आपका सिक्किम नेपाल में है। तो सबसे पूर्व में पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पूर्व में कौन है? कंचनजंगा है, फिर मकालू है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। अब उत्तराखंड में यहाँ पे आ जाओगे तो तुम क्या तुम्हारा K2, K1, K2, K3 यहाँ पे आ जाओगे त्रिशूल, नंदा देवी। ठीक।
तो ये आपका क्रम बन जाएगा। सबसे पूर्व में कौन हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो गया? कंचनजंगा हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज्य निधि, किस घटना के दौरान तिलक स्वराज्य निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी? किसका निर्माण? तिलक स्वराज्य निधि का निर्माण। सविनय अवज्ञा के समय, असहयोग के समय, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के समय, भंग के समय। तो मेरे प्यारे भाई, ये घोषणा कब हुई थी? ये घोषणा हुई थी असहयोग आंदोलन के समय। किसके समय हुई थी? असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। बाल गंगाधर को राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है? राष्ट्रवाद का पिता। और असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने स्वराज निधि की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है हमारा, हजारी द्वार महल कहाँ स्थित है? हजारी द्वार महल पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहा जाता है? निजामत का किला। निजामत का किला कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। और इसे ही कहा जाता है बड़ा कोठी। इसे ही क्या कहा जाता है? निजामत का किला या बड़ा कोठी कहा जाता है। ठीक है, यह 3 मंजिला का इमारत है भैया। कितना मंजिला? 3 मंजिला इमारत है। इसमें कुल 114 कमरे हैं। 114 कमरे हैं। एक बार इसके दरवाजों का क्वेश्चन आया है। इसमें वास्तविक रूप में 100 दरवाजे हैं। वास्तविक रूप में 100 दरवाजे हैं, लेकिन इसमें 900 दरवाजे कैसे बनाए गए हैं? आभासीय दरवाजे। जो हर दरवाजे, उनमें आभासी दरवाजे बनाए गए हैं, जो है नहीं, लेकिन बाहर से देखने में लगता है कि दरवाजा है, इसीलिए अपना प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? अगला प्रश्न बेटा हमारा, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तका अभिषेक महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? अब आपको बता दें, श्रवण बेलगोला में। कहां पे बेटा? श्रवण बेलगोला में चामुंडा राय नामक राजा ने 983 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय मूर्ति बनवाई थी। वो बाहुबली भगवान कौन थे? वो जो बाहुबली जिनकी मूर्ति बनवाई है, वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र बाहुबली प्रथम थे। बाहुबली थे किसके? जैन के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ देव के पुत्र थे। अगला प्रश्न बेटा, सांची के स्तूप में, सांची कहाँ पे है? एमपी में। सांची के स्तूप में तोरण या द्वार, जो उसका मुख्य गेट होगा, तोरण या द्वार। स्तूप क्या होता है? मृत्यु का, बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक मेरे भाई स्तूप होता है। तोरण या द्वार पर जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं या जातकों का चित्रण किया गया है। तो ये पूछ रहा है कितने तोरण या द्वार है? तो सांची के स्तूप में द्वार की संख्या बेटा 4 है। सांची के स्तूप में कितनी है? 4 है। सांची एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ है? एमपी के रायसेन में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? बेतवा के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन आउटपुट में निम्नलिखित निविष्ट इनपुट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? जीडीपी, जीवीए, एसएनए और एनवीए। तो आपको प्राप्त होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। क्या प्राप्त होता है? जीवीए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डाट के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों होती, भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। ये आर्टिकल पूछ रहा है, तो बेटा इसमें सही आर्टिकल होगा 350 का बी। 350 का बी किसके लिए? भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु आयोग का गठन। 350 एक इसके लिए मातृ प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। 351 हिंदी भाषा का विकास हमारा उद्देश्य होगा। 351 हिंदी भाषा का विकास। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई क्या है? अगला प्रश्न कुल साधन उत्पादकता, कुल साधन उत्पादकता, फैक्टर प्रोडक्टिविटी, उत्पादन, आउटपुट और निविष्टों से भारित औसत क्या होता है? अनुपात। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से डैट डैट के खजुराहो के नाम से जानते हैं। खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, लेकिन मार्कंडेश्वर जो मंदिर का समूह है मेरे प्यारे भाई, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली नामक स्थान पे है, गढ़चिरौली नामक स्थान पे है, जिसे कहा जाता है विदर्भ का खजुराहो या दूसरा खजुराहो कहा जाता है इसे, या विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। ये 9वीं से 12वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पे रथ थे, मंदिर थे, यहाँ पे वर्तमान 18 मंदिर थे, जिसमें से में 12 से ज्यादा मंदिर नष्ट हो गए हैं, खंडहर हो गए हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया? राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पे फहराया था? किसने? मैडम भीकाजी कामा। तो क्या मैडम भीकाजी कामा भारतीय हैं? ये भारतीय मूल की क्या थी? मैडम भीकाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इनका मूल नाम, उनका पूरा नाम क्या था? मैडम भीकाजी। क्या नाम था? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, रुस्तम कामा। और इनका ये कहाँ की थी? भारतीय मूल की फ्रांसीसी थी। और इन्होंने कहाँ फहराया था तिरंगा? इन्होंने भैया तिरंगा फहराया था कहाँ पे? स्टुटगार्ट में फहराया था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक पत्रों को भी क्या किया था? प्रकाशन किया था। वंदे मातरम और मदन तलवार पत्रों का प्रकाशन किया था। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से इस सेट में जितने जीएस के प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। अब आपका अनुत्तर आएंगे, जो जीके के प्रश्न होंगे, स्टेट जीके, वो भी देखेंगे और कंप्यूटर देखते हैं वही। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन होता है, छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करो यार, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए। धन्यवाद।